बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसको हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न स्तरों पर विभाजन तथा उसमें सरकार की भूमिका पढ़ी है। कहाँ कहाँ पर सरकारें इन असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं और कैसे कैसे स्थानों पर ये असमानताएं विद्यमान हैं। हम ये देखते हैं कि जातीय आधार पर कैसे विभाजन और कैसे विभेद है और उसकी अभिव्यक्ति राजनीति में कैसे हो रही है। लोग कैसे अपने जातीय समीकरण को देखकर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने जाति के लोगों को अपना वोट बैंक मान रहे हैं। इन चीजों को हमने देखा है और निरंतर इसमें जो लास्ट में ये पार्ट 5 है, इसमें भी इन्हीं बातों पर हम लोग ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। हमने देखा कि लैंगिक मसले ये क्या है, महिला पुरुष के आधार पर, उसकी जैविक बनावट के आधार पर विभाजन कर देना, कार्यों का बंटवारा कर देना और यह निर्धारित कर देना कि एक महिला का दायरा क्या है, एक पुरुष का दायरा क्या है। महिलाएं पुरुषों के कार्यों में नहीं जा सकती और पुरुष महिलाओं के कार्यों में नहीं आ सकते। इस बात का विभाजन, इस दायरे का निर्धारण पूर्व काल, प्राचीन काल या मध्य भारतीय समाज में कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता में प्रवेश करते गए, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे इन बंधनों को शिथिल किया गया। बंधन स्वतः शिथिल होते गए और विभिन्न समाज सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को भी महत्व प्रदान किया गया पुरुषों के समान। पूर्व में क्या हुआ कि वर्चस्व जो था पुरुष प्रधान समाज का हो गया, महिलाओं का, उनके दायरे का निर्धारण, महिलाओं के लिए उनकी सीमाओं का निर्धारण पुरुषों के द्वारा कर दिया जाता था, या फिर पूर्व से चली आ रही प्रचलित प्रथाओं के आधार पर उनको अपना जीवन जीना होता था। यानी परिवर्तन की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज बदला, परिस्थितियां बदली, आवश्यकताएं बदली, वैसे वैसे महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका मिला और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जाकर एक ऊंचा मुकाम, ऊंचा स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे हमने देखा कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे ही जातीय आधार पर जो विभाजन है, कुछ को अस्पृश्य माना जाता है, छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाता है, यदि उनको भी समानता का अधिकार दिया जाए तो वह भी बेहतर कर सकते हैं। और उस बेहतर करने के लिए इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और जी.एम. रंगास्वामी, ये 2-3 महत्वपूर्ण कुछ नाम है हमारे, जिन्होंने एक लंबे समय तक प्रयास किया और संघर्ष के बाद में इनको समाज में सामाजिक सम्मान दिलाया। होता क्या है कि इनको सम्मान दिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इनको आवश्यकता है कि समानता का अधिकार मिले और ये भी बेहतर जीवन जिए। आवश्यकता इसलिए है कि जो देश है, उस देश का जब प्रत्येक नागरिक बेहतर कार्य करेगा, प्रत्येक नागरिक विकास के कार्यों में लगेगा, तब वह देश जल्दी विकसित हो गया, शीघ्र विकसित हो जाएगा। यदि किसी एक पक्ष को जिम्मेदारी दे दी जाए तो ऐसे में देश का विकास नहीं होगा। इसलिए जो देश का नागरिक है, प्रत्येक नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, लेकिन उसकी भागीदारी सुनिश्चित होने में जो बाधाएं आ रही हैं, उसकी जाति, उसका धर्म और उसका महिला या पुरुष होना, ये जो बाधाएं आ रही हैं उनको समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। तो इन बाधाओं को समाप्त करके उनको विकास की मुख्य धारा में लाना, समाज में उनको बेहतर स्थान दिलाकर उन्नति के कार्यों में ले जाना, विकास के कार्यों की तरफ ले जाना और देश को नित्य नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनकी भी भूमिका या उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करना, यही हमारा कर्तव्य होता है, यही हमारा कार्य होता है समानता में। हमने देखा इसको, उसके बाद में धर्म के आधार पर देखा, जातीय समीकरणों के आधार पर भी हमने कई स्थानों पर देखा है। लेकिन हमारा जो अब टॉपिक आ रहा है वह है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। यानी हमने विभाजनों को तो कई तरह से पढ़ा है, लेकिन सामूहिक रूप से भारत में ये विभाजन या विविधता किस रूप में विद्यमान है और कहां पर किसको प्रभावित कर रहे हैं, फाइनली एक वीडियो में लास्ट टॉपिक के थ्रू में देखना है, जिससे हमको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो विभाजन है, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न स्तरों पर बंटवारा जो हो गया है, उसको समाप्त करने के बाद में उनको सबको विकास की मुख्य धारा में लाकर जोड़ना और फिर जो 4 हाथों से काम होता था, जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग यानी 200 हैंड्स वर्क कर रहे हैं, उसकी जगह अगर
500 लोग आ जाएं तो 1000 हाथ कार्य करेंगे, तो 1000 का विकास ज्यादा बेहतर होगा। यानी संख्या बल को बढ़ाना, और जैसे जैसे संख्या बल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बाद निर्यात बढ़ेगा, निर्यात के बाद हम संपन्न होंगे, वातावरण जो है वो सुखमय होगा, धन प्रवाह हमारी तरफ होगा। वह ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में जैसे भी कार्य क्षेत्र है उनमें जैसे जैसे लोग भागीदारी निभाते जाएंगे, भागीदारी मिलती जाएगी उनको, वैसे वैसे वो जल्दी और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत की सामाजिक व धार्मिक विविधता। तो पहले हम देख लेते हैं सामाजिक विविधता। भारत में जो सामाजिक विविधता है वो क्या है? समाज ऊंच नीच में बटा हुआ, यानी उच्च वर्ग निम्न वर्ग। ये आधार क्या है? ये आधार जाति है और धर्म है, साथ ही साथ में आर्थिक, जातीय आधार पर उच्च निम्न का भेदभाव, धर्म के आधार पर उच्च निम्न का भेदभाव और आर्थिक क्षमता के आधार पर ऊंचे और नीचे का भेदभाव होता है। समाज इस तरह से उच्च और नीच में बटा हुआ है। जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वह निम्न वर्ग को हेय दृष्टि से देखता है, यानी अपमान की दृष्टि से देखता है। इसके कारण ये हेय दृष्टि से देखे जाने वाले लोगों का विरोध होता है उच्च वर्ग के प्रति। अब अगर दूसरी बात की जाए धार्मिक विविधता की, तो धार्मिक विविधता में भारत की जनगणना के आधार पर, तो हमने इधर तक सारे चैप्टर में हर जगह यही पढ़ा कि विविधतापूर्ण है, वातावरण विविधतापूर्ण है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, मानने वाले हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि क्यों है? भारत की जनगणना प्रति 10 वर्ष पर होती है। संभवतः आप सभी एक जनगणना में तो शामिल हो ही चुके हैं। अभी 2011 में हुई, 2021 में होनी है। अब कैसा होता है, वातावरण जैसा होगा वैसा रहेगा। इससे पूर्व की जनगणना 2011 में हुई और इस जनगणना में आप सभी शामिल रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इनके आंकड़ों। इनके आंकड़े ही हमें बताएंगे कि भारतीय समाज या भारत का जो नागरिक है या भारत की जो जनता है वो किन धर्मों में बटी हुई है, यानी कितने धर्मों में बटी है। आइए, ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है। ठीक, मेरा सर्कल ऐसे होता है, ये थोड़ा सा गोल हो जाता है कभी कभी, संभवतः ये थोड़ा सा हो भी गया है मेरा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर बात ऐसा भी नहीं होता। ठीक, अब इसमें ये ठीक, ये हो गया। ये जो पूरा एरिया है ये है 79.2%। ठीक, यानी ये पूरी जनसंख्या है और इस पूरी जनसंख्या में 79.2% हिंदू हैं। ये धार्मिक विभाजन देख रहे हैं कि धर्म किन किन में बटा हुआ है, यानी जो हिंदू हैं वो कितने हैं 79.2%। ठीक, उसके बाद में जो मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानने वाले, वो ये है 14.2 %, यानी मुसलमान कितने हैं 4.2%। भारत के दो महत्वपूर्ण धर्म यही हैं,
पहला हिंदू और दूसरा मुसलमान, ये इतने हैं और ये इतने हैं। ठीक, इसके बाद में अन्य सभी हैं, जैसे दो इन धर्मों के अतिरिक्त अन्य धर्म मानने वाले 2%, जो भारत में संभवतः नहीं चले या प्रचलित नहीं हुए अथवा आए नहीं, उसमें कई ऐसे धर्म है, छोटे छोटे पंथ संप्रदाय। उसके बाद सिख जो है, सिख 1.7%, पूरे भारत की जनसंख्या का 1.7%। जैन जो है, जैन है 0.4%, बौद्ध 0.7%। ठीक, ईसाई जो है, ईसाई 2.7%। तो इस तरह से 2011 की जनगणना में संपूर्ण भारत जो है इन धर्मों पर टिका हुआ है। ठीक, अब क्या है, क्या इनके जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वो इनसे मिलते हैं? नहीं। इनके इन सब से मिलते हैं? नहीं। तो क्या हुआ, जब किसी की व्यवस्था, किसी के मानक, किसी के सिद्धांत किसी से नहीं मिलते हैं तो क्या है, भिन्न है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है। ठीक, समझ में आया? अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, स्पष्ट कीजिए, तो आप वहां पर यह हवाला देंगे कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इस तरह से वर्णन है, और साथ ही इनमें कोई किसी के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, सबके अपने अपने धार्मिक और सामाजिक सिद्धांत हैं। इस कारण ये बटे हुए हैं, अपने आप में अपने धर्म के आधार पर विभाजित हैं, और इसी को हम इनका विविधतापूर्ण समाज कहते हैं। ठीक, कंफर्म 2 लाइन में कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाज अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, और उन सभी धर्मों के आपसी तालमेल अलग अलग हैं। आपसी जो क्रियाकलाप, उनके जो अपने धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो अलग अलग हैं। उन्हीं क्रियाकलापों के आधार पर हम उन्हें अलग अलग धर्मों के रूप में मानते हैं। भाई, अगर हम किसी हिंदू धर्म को मानते हैं कि व्यक्ति हिंदू धर्म का है, तो कैसे? उसके पहनावे से, उसके धार्मिक क्रियाकलापों से। भाई, रेस्टोरेंट में खाना खाते समय तो हम नहीं जान पाते ना, लेकिन जब वो पूजा कर रहा होता है तो इस बात का अनुमान लगाया जाता है संभवतः ये हिंदू होगा। रेस्टोरेंट में, होटल में या कहीं पर भी खाना खाते समय एक सामान्य इंसान के साथ ये आंकड़ा तो हम नहीं लगा सकते कि ये हिंदू है या मुसलमान, लेकिन जब वह अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर रहा होता है तो वहां पर डेफिनेटली माना जा सकता है कि वो इस्लाम धर्म को मानने वाला है। ऐसे ही अन्य है, तो हम उनके क्रियाकलापों के आधार पर ही हम उनको अलग अलग मानते हैं। उनके रहन सहन, खान पान में कंफ्यूजन हो सकता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जब वो धार्मिक क्षेत्रों में अपने जाते हैं तब स्पष्टता उनको हम समझ पाते हैं कि वो किस धर्म से संबंधित। ठीक, तो हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इस तरह से विभाजन है धर्म का, और इसी के आधार पर हम भारत को विविधतापूर्ण वातावरण वाला देश कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे जातिगत असमानताएं, अब हमने ये तो देख लिया, अब इन सब को हटा दीजिए। इन सब के बाद एक धर्म हमारा बचता है हिंदू धर्म। अब 79.2% यानी अप्रॉक्स 80%, 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, और इस जनसंख्या में विभाजन कैसे है? प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में दिया गया है। ठीक, 10वें मंडल में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद से। वर्ण व्यवस्था का इसमें बताया गया कि जो भारतीय समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। ठीक, कहा जाता है कि ब्रह्मा के
ब्रह्मा है मान लीजिए ब्रह्मा है, ठीक। ये इनकी भुजाएं हैं, ये भुजाएं भी मान लीजिए, मानना ही पड़ेगा आप लोगों को, नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो कहा गया कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुआ, और वैश्य उदर से या पेट से, शूद्र पैरों से, ठीक। यानी एक ही शरीर है जिससे अलग अलग तरह के लोग उत्पन्न हुए और उनके अलग अलग कार्यकलाप निर्धारित किए हैं, किसको कौन सा कार्य करना है, ये हो गया। अब इस वर्ण व्यवस्था के बाद आगे आकर धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था का प्रवेश हो गया। वर्ण व्यवस्था था, व्यक्ति अपने कार्य करता था, इनका कार्य हो गया अध्ययन अध्यापन पूजा पाठ इत्यादि कराना, इनका कार्य हो गया राज्य की सुरक्षा करना, वैश्य का कार्य हो गया कि व्यापार आदि करके पूरे राज्य के भोजन की व्यवस्था, और इनका कार्य हो गया इन तीनों की सेवा भाव से सेवा करना, ठीक। तो ऐसे में धीरे धीरे इनमें प्रतिस्पर्धा हुई। प्रतिस्पर्धा, एक वीडियो में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी थी प्रतिस्पर्धा को लेकर। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, आपका अपने फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है कि मुझे आगे निकलना, वो कह रहे मुझे आगे निकलना, आप कह रहे नहीं मैं निकल के दिखाऊंगा। तो ऐसे में क्या, ये कंपटीशन है, इट्स कॉल्ड हिंदी में प्रतिस्पर्धा, ठीक। प्रतिस्पर्धा हुई और इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप इनमें विभाजन हुआ। विभाजन, और विभाजन के कारण देश में जाति व्यवस्था का आगमन हुआ। जाति व्यवस्था में इससे कुछ जातियां ज्यादा ही निकली, इनसे निकली जातियों में कुछ अंत्यज कहलाए, जिन्हें स्पर्श करना भी अपराध माना जाता था, गुनाह माना जाता था, ठीक। तो इस तरह से देश में धार्मिक विभाजन में वर्ण व्यवस्था का प्रवेश हुआ, और वर्ण व्यवस्था के प्रवेश के बाद इनमें जो अंतिम वर्ण था उसमें उपजातियों का विभाजन हुआ, और उन उपजातियों में से कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग निकल के आए जिन्हें अंत्यज कहा गया, या फिर भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में उन्हें अनुसूचित, अनुसूचित या दलित कहा गया, ठीक। अनुसूचित या दलित कहा गया। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि ये इस वर्ग का उदय कहां से हुआ। अब यही एक ऐसा वर्ग है जिसके उत्थान के लिए विभिन्न तरह के सामाजिक आंदोलन चलाए गए। ठीक, दलित, अब इनके उत्थान के लिए सामाजिक आंदोलन चले, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन्हें सामाजिक सम्मान मिला, सामाजिक सम्मान मिला। भारतीय संविधान में भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया। इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी के साथ कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है कि आप इस जाति के, इसलिए हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, नहीं खा सकते, नहीं रह सकते, तो वह संवैधानिक दंड का भागीदार होगा। ठीक, इस तरह से तो यही है, जातिगत असमानताएं इस तरह से उत्पन्न हुई, लेकिन उनको समाप्त करने के लिए सरकारों ने, समाज सुधारकों ने निरंतर प्रयास किया, और उनके परिणाम स्वरूप यह स्थितियां बेहतर हुई। अब आइए इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगला है हमारा जाति के अंदर राजनीति। जाति के अंदर राजनीति, ठीक है। ठीक है बच्चों, जाति के अंदर राजनीति, ये हमारा टॉपिक आ रहा है, इसको देखते हैं। जाति के अंदर राजनीति का क्या मतलब है? अब वर्तमान समय की अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो एक लक्ष्य बन गया है कि हमें कैसे भी करके अपना चुनाव जीतना है। जब हमने ये लक्ष्य बना लिया कि हमको चुनाव जीतना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है भाई? धन, बल, सबका प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं हथकंडों में एक हथकंडा आता है जाति का।
जिसे उम्मीदवार अपनाकर अपने वोट को विस्तारित करते हैं या वोट की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वह जिस जाति का है उसे वह यह मानता है कि मेरी जाति के लोग मेरे वोट बैंक हैं और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन आदि देकर या उनको बरगला कर कैसे भी करके बेहतर उम्मीदवार की तरफ ना जाकर बल्कि वह इसके लिए प्रेरित करता है कि आप अपनी जाति के लोग को वोट दीजिए, जाति के उम्मीदवार को वोट दीजिए, मत दीजिए। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि जो राजनीति है, राजनीति में कैसे भी करके सत्ता में प्रवेश करने के लिए लोग हथकंडों का प्रयोग करते हैं, जिसमें धन बल आदि आता है, अपराध होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखा क्राइम होता है। और चुनाव के दौरान उसी में ये हथकंडा होता है जातीय समीकरण का। व्यक्ति पहले जातीय समीकरण को देखता है उस चुनाव के लिए और उसके बाद वहां पर जो जनसंख्या होती है जो उसकी जाति से संबंधित होती है उसे वह अपना वोट बैंक मानकर वहां पर चुनाव लड़ता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता। निष्पक्ष कैसे हो पाएगा भाई? जब हम चुनाव का आधार ये बना ले कि हमें अपने जाति के व्यक्ति को चुनना है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो बेहतर हो या बुरा हो, और उसकी भी मानसिकता बन जाएगी कि हमारे जाति के लोग हम काम करें या ना करें, वोट तो हमको देंगे ही। तो ऐसे में विकास नहीं हो सकता, ऐसे में पतन होता है। और यही यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि जब राजनीति में जाति का प्रवेश हो जाता है, लोग मत देने का आधार उम्मीदवार और उसकी योग्यता या उसकी कार्यशैली को ना मानकर बल्कि उसके स्थान पर अपनी जाति का समीकरण बिठाकर देने लगते हैं वोट। तो ऐसे में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य है सबका विकास, वो विफल हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल होती नजर आती है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति और धर्म का कोई आधार नहीं, उसका मानक सिर्फ एक है, विकास और नागरिक। जो नागरिक आपका विकास करता है वह आपके लिए योग्य उम्मीदवार है, ना कि आपकी जाति से इसलिए वह योग्य उम्मीदवार है। लेकिन वर्तमान में जो परिवेश में समाज बदलता जा रहा है, राजनीतिक भाषा बदलती जा रही है, राजनीतिक परिभाषाएं बदल रही हैं, लोग जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुपालन में कोई चूक हो रही है। जनता जो है वो अपने मार्ग से विमुख हो रही है, पथ से भ्रष्ट हो रही है और वह जातीय आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव कर रही है। तो ऐसे में यह बड़ा नुकसानदेह मामला है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। तो खैर सबसे बड़ा खतरा ही उत्पन्न हो जाता है जब राजनीति में धर्म और जाति का प्रवेश हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जब भी मतदाता बने या मतदान करें तो हमारा आधार ये ना हो कि व्यक्ति हमारी जाति का है या नहीं, हमारा आधार ये ना हो कि हमारे धर्म का है या नहीं, बल्कि हमारा आधार ये हो कि उसमें योग्यता है अथवा नहीं। क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर कई बार कई अयोग्य लोग पार्लियामेंट और जो है विधानमंडल, जो असेंबली है, इन सब में पहुंच जाते हैं और बहुत सारे योग्य लोग जो जातीय समीकरण को नहीं समझ पाते, नहीं बिठा पाते या ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव प्रक्रिया से निरंतर बाहर होते रहते हैं। तो ऐसे में आवश्यकता ये होती है कि सफल लोकतंत्र अगर बनाना है तो हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति में प्रवेश करना होगा और राजनीति में उम्मीदवार की योग्यता को महत्व देना होगा, ना कि उसकी जाति और धर्म को। इस तरह से ये पांचवा पार्ट आपका समाप्त होता है, ये चैप्टर आपका क्लोज समाप्त हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक छठा चैप्टर आएगा, जन संघर्ष और आंदोलन। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे।